नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब किसी को इश्क होता है तो ना वो पति देखता है, ना माँ बाप देखता है, ना बच्चे देखता है। लेकिन वहाँ तक ठीक है कि वो किसी को नहीं देखता है, कम से कम उसका हो जाता है जिससे इश्क होता है। लेकिन अगर उस इश्क में लालच हो तो वो काहे का इश्क। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये कानपुर की है। कानपुर की जो चकेरी विहार एरिया है उसमें जो ये जो फोटो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये पिछले 3 दिनों से बहुत ज़्यादा हाईलाइट चल रहा है। मुझे लग रहा है ये कहानी मुझे 2 दिन पहले आपको सुना देनी चाहिए थी, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। और इस कहानी को सुनने के बाद में आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि किस पे तो भरोसा करे, किस पे भरोसा ना करे। क्या जिसको 7 फेरे पढ़ के वो लेके आया है, फेरे फर के वो लेके आया है, क्या उस पे भरोसा किया जाए या ना किया जाए। और ऐसा नहीं कि घर में किसी चीज़ की कमी थी, ना दौलत की कमी, ना शोहरत की कमी। एक मजदूर जो उसके घर पे काम करने आता है, इश्क उससे हो जाता है। और करोड़पति टीचर की बीवी। दोस्तों, ये कहानी कानपुर की है और कानपुर में एक परिवार रहा करता था और उस परिवार के मुखिया जिनका नाम राजेश गौतम। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो उस परिवार के मुखिया का नाम राजेश गौतम, और राजेश गौतम एक सरकारी टीचर, सरकारी शिक्षक। और राजेश गौतम जब अलग अलग हुए, यानी उनके पिताजी एक बहुत बड़े जमींदार थे और उनके 3 बेटे थे, यानी राजेश गौतम 3 भाई थे। और 3 भाइयों में जब उनके पिताजी की जब मृत्यु हो गई तो 3 भाइयों में जब बंटवारा हुआ तो करोड़ों रुपए की संपत्ति राजेश गौतम के हिस्से में आई। यानी लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक बने राजेश गौतम। अब जब उनके पिताजी इस दुनिया में थे, जीवित थे, तभी राजेश गौतम की साल 2012 में शादी हो गई। जिस लड़की से शादी हुई उसका नाम उर्मिला उर्फ पिंकी गौतम। अब साल 2012 से लगातार इनके रिश्ते बहुत अच्छे रहे। इस बीच में राजेश गौतम के जो पिताजी, उनकी मृत्यु हो गई। तो कानपुर में ही ये बहुत अच्छा काम भी कर रहे थे, टीचिंग भी कर रहे थे, लेकिन प्रॉपर्टी इनके पास थी और ये और बनाना चाह रहे थे राजेश गौतम। तो ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने लगे। और प्रॉपर्टी ये जब स्कूल से आ जाते थे तो उस बीच में फिर ये पैसा कमाना, यानी कि कहते हैं कि पैसे से पैसा बनाया जाता है, तो इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। तो उस जो 20-30 करोड़ रुपया था इनके पास, तो ये फिर रियल इस्टेट में ये काम करने लगे। अब रियल इस्टेट में काम करने लगे, इस बीच में साल 2012 से साल 2018 तक इनके और इनकी पत्नी के बीच में किसी तरह की कोई खटास नहीं आई। इस बीच में इनके 2 बच्चे हुए और 2 बच्चे जब इनके हुए और उसके बाद में 2019 आ गया। मार्च 2019 में फिर लॉकडाउन, कोरोना काल आ गया। कोरोना काल जब आया तो बहुत सारी चीज़ें अस्त व्यस्त भी हुई। अब अस्त व्यस्त हुई तो साल 2019 चला गया, 20 चला गया। तब तक राजेश गौतम और उर्मिला के बीच में किसी तरह की कोई खटास नहीं आई। अब राजेश गौतम की उम्र
40 से 41 साल और उनकी पत्नी पिंकी की उम्र भी 37-38 साल के आसपास आप मान लीजिए। यानी जिस वक्त उनकी शादी हुई उस वक्त 28-29 साल की उनकी पत्नी की उम्र होगी और राजेश गौतम की 32 के आसपास आप मान लीजिए। अब साल 2023 आ गया, लेकिन इस बीच में साल 2021 में एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ था राजेश गौतम का। और राजेश गौतम ये चाह रहे थे, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं थी इनके पास, तो ये चाह रहे थे कि इस प्लॉट पे कोई बिल्डिंग बना ली जाए और उस बिल्डिंग को बनाने के बाद में फिर उसमें रहा जाए, एक अच्छा बंगला बना लिया जाए। राजेश गौतम का ये मानना था कि एक अच्छा बंगला बना लिया जाए और उसमें उस बंगले में अब रहेंगे। ये उनकी पत्नी से उन्होंने बातचीत की उर्मिला से, तो उर्मिला ने भी बोला कि नहीं, बंगला बनाना चाहिए और पैसे की कोई कमी नहीं, और रियल इस्टेट में अच्छा पैसा आ भी रहा है, बिजनेस भी चल रहा है, इधर टीचिंग से भी पैसा आ रहा है, तो किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। तो राजेश गौतम ये चाह रहे थे कि वो जिस विद्यालय से पढ़े हैं उसी विद्यालय यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से वो पढ़े हुए थे, तो उसी विश्वविद्यालय के छात्र से वो घर बनवाना चाह रहे थे। अब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का जो ग्रुप था, व्हाट्सएप ग्रुप, साल 2021 में उन्होंने एक मैसेज छोड़ा कि वो एक घर बनवाना चाहते हैं और उसके लिए उनको एक ठेकेदार की ज़रूरत है। अब जब ये व्हाट्सएप ग्रुप पे उन्होंने एक मैसेज छोड़ा, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में एक व्यक्ति जिनका नाम था हेमंत सोनकर ने राजेश गौतम जी से, यानी जो टीचर थे, उनसे कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद में फिर राजेश गौतम जी से उनकी बातचीत हुई। अब इनकी बातचीत हो गई, ठेकेदार और जो काम देने वाले हैं राजेश गौतम, दोनों की बातचीत हो गई, हेमंत सोनकर और राजेश गौतम। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जिन्होंने भी ये कहानी सुनाई है हेमंत सोनकर, कहाँ से शैलेंद्र सोनकर की मुलाकात हुई ये किसी ने नहीं बताया होगा। अब हेमंत सोनकर को राजेश गौतम जी ने बोला कि मुझे एक आर्किटेक्ट की ज़रूरत है। अब हेमंत सोनकर भी जवाहरलाल विश्वविद्यालय से पढ़े हुए थे और राजेश गौतम भी उसी विश्वविद्यालय से पढ़े हुए थे, और ये चाह रहे थे कि राजेश गौतम की जो उनका मकान बनाए वो उनके विद्यालय यानी उनके कॉलेज का पढ़ा हुआ व्यक्ति हो। अब एक आर्किटेक्ट की इनको ज़रूरत थी, तो हेमंत सोनकर ने शैलेंद्र सोनकर से कांटेक्ट किया, क्योंकि ये शैलेंद्र सोनकर एक आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट भी था और ये ठेके भी लेता था। अब शैलेंद्र सोनकर की मुलाकात हुई राजेश गौतम जी से और हेमंत सोनकर ने उनको मिलवाया। ठेका लिया हेमंत सोनकर ने, ध्यान से सुनिएगा, कहाँ से क्या हो जाता है कुछ समझ में नहीं आता है, जीवन का किसी को कोई पता नहीं होता है। तो हेमंत सोनकर ने लिया था ठेका, लेकिन इस बीच में ही जब इनकी बातचीत हो रही थी साल 2021 में, तभी हेमंत सोनकर की सरकारी जॉब लग गई। अब हेमंत सोनकर उस काम को बीच में छोड़कर वो उनकी नौकरी करने के लिए चले गए। अब बीच में रह गए शैलेंद्र सोनकर और राजेश गौतम। जब राजेश गौतम ने बोला कि अब ठेकेदार की ज़रूरत है, तो शैलेंद्र सोनकर ने कहा कि सर, ये जो काम है मैं ठेके भी लेता हूँ और मैं आर्किटेक्ट भी हूँ, तो आप अगर मुझे ठेका देना चाहें तो मैं खुद ही इस पूरे काम को कर दूँगा, यानी आर्किटेक्ट का काम भी मैं ही कर दूँगा और आपका जो मकान है उसका बनवाने का ठेका भी मैं ही, क्योंकि डिजाइनिंग वगैरह सब मेरे हिसाब से होगी तो आपका मकान बहुत अच्छा बनेगा। ये बात शैलेंद्र सोनकर ने राजेश गौतम जी से कहा, जो टीचर हैं। अब उन्होंने हाँ कर दी। इस बीच में दोनों
इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। लेकिन राजेश सोनकर जहाँ पर रहते थे और जहाँ इनका प्लॉट था, ये इनका रहने का ठिकाना और जहाँ इनका प्लॉट था वो ज़्यादा दूरी पर नहीं था। तो कुछ भी अगर ज़रूरत होती थी तो राजेश सोनकर के घर पर शैलेंद्र सोनकर कुछ काम के लिए कुछ सामान अगर चाहता तो वो शैलेंद्र सोनकर जाया करते थे। अब वहाँ पर उनकी बीवी उनको मिलती थी, बच्चे स्कूल जाया करते थे। अब शैलेंद्र सोनकर ने जब पहली बार राजेश गौतम जी की बीवी को देखा तो ये दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। लगता शैलेंद्र सोनकर को लगा कि स्वर्ग की अप्सरा उतर कर आ गई है राजेश गौतम जी के घर पे। तो पहली ही नज़र में भाग गई। लेकिन वो मालकिन और ये एक तरह से काम करने वाला बंदा। लेकिन कुछ भी होता था, शैलेंद्र सोनकर उनके वहाँ पे राजेश गौतम जी स्कूल में चले जाते थे और बच्चे उनके वो भी पढ़ने के लिए स्कूल में चले जाते थे। घर पे अकेली उनकी बीवी उर्मिला उर्फ पिंकी रहा करती थी। अब कब नज़र से मैन मटक्का हुआ, कब चार नज़रें मिली और कब इनको प्यार हो गया, शैलेंद्र सोनकर और उर्मिला को पता ही नहीं चला। अब गैर मौजूदगी राजेश गौतम जी की, क्योंकि वो स्कूल में पढ़ाने चले जाते थे, शैलेंद्र सोनकर और पिंकी दोनों ही जब इनको मौका मिलता था ये घर में बातचीत किया करते थे। इस बीच इन दोनों के अवैध संबंध बन गए। अब जब अवैध संबंध बन गए तो साल 2021 से लेके साल 2023 तक जब इनको मौका मिलता ये मिला करते थे। अब यहाँ तक ठीक था, लेकिन जब इस बात का पता राजेश गौतम जी को चला कि उनकी बीवी का जो अफेयर है, जिस बंदे को उन्होंने काम दिया उसी बंदे से चल रहा है, तो उन्होंने इसका विरोध किया। जब विरोध किया तो उनकी पत्नी उर्मिला मानी ही नहीं कि वो शैलेंद्र सोनकर से ना मिले। अब राजेश गौतम बीच में रोड़ा बन गए, शैलेंद्र सोनकर और उर्मिला के बीच में। अब ऐसे में उर्मिला ने शैलेंद्र सोनकर को कहा कि किसी तरह से राजेश गौतम को तुम रास्ते से हटा दो। लेकिन ये रास्ते से हटाने वाली बात कहाँ से आई? क्योंकि उर्मिला अगर चाहती, क्योंकि इश्क ही हुआ था, तो उर्मिला अगर चाहती तो राजेश गौतम जी को तलाक देती और आराम से खुशी खुशी शैलेंद्र सोनकर के साथ में रह सकती थी, क्योंकि कानून उनको ये पूरी इजाज़त देता है। लेकिन उर्मिला दोनों हाथ से जो लड्डू बोलते हैं लाड़ू खाना चाह रही थी कि राजेश गौतम जी की मृत्यु भी हो जाए, किसी को पता भी नहीं चले, और उनकी जो 45 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है वो उसके नाम पे भी हो जाए। क्योंकि 3 करोड़ रुपए का सिर्फ राजेश गौतम जी का बीमा ही था। आप सोचिए, 3 करोड़ रुपए का सिर्फ बीमा था और टोटल प्रॉपर्टी जब आंकी गई तो 45 करोड़ रुपए की थी। ऐसे में शैलेंद्र सोनकर और उर्मिला ने मिलकर प्लान बनाया कि वो दोनों साथ में तो रहेंगे, लेकिन ये राजेश गौतम रास्ते से भी हटेगा और उन दोनों को वो जो बीमा की राशि है वो भी मिलेगी और पूरी जो संपत्ति है उस पर अधिकार पिंकी का हो जाएगा। फिर खुशी खुशी ये आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने प्लान बनाया, लेकिन इनका प्लान कामयाब नहीं हो रहा था। तो उर्मिला ने आज से 6 महीने पहले खाने में पायजान डाल दिया। किसके? राजेश गौतम जी के खाने में। अब राजेश गौतम जी ने वो खाना खा लिया, लेकिन
तकदीर के धनी थे। उनको जब चक्कर और ये उल्टियाँ ऐसा आने लगा तो अड़ोस पड़ोस के लोग तुरंत भागे और हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। पैसे वाली पार्टी थी, पैसा अच्छा खासा लगाया और राजेश गौतम जी किस्मत से बच गए। अब ये पहला हादसा था कि वो बच गए, लेकिन उनको ये समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं उनकी जान को खतरा है। लेकिन फिर भी वो उर्मिला के साथ रह रहे थे, क्योंकि उर्मिला को तलाक, अगर वो उनको समझ में ही आ गया था कि ये जो पत्नी है ये पत्नी नहीं, ये नागिन का रूप धारण कर लिया इसने, तो वो चाहते तो वो भी तलाक दे सकते थे। लेकिन कहते हैं ना कि बहुत सारी जगहों पे आपने भी सुना होगा कि जब सुंदर पत्नी होती है तो उसको छोड़ना नहीं चाहता आदमी, और वो कब विष उगल देगी वो उसको भी नहीं पता होता है। अब ऐसे में ये पहली बार था। दूसरी बार, एक बार और उन्होंने ये प्लान बनाया कि किसी तरह से ये जो मामला है ये इसको एक्सीडेंट का रूप दे देते हैं। लेकिन वहाँ भी 6 महीने पहले से ये लोग प्लान कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। अब जब राजेश गौतम जी 4 नवंबर 2023 को, इनकी आदत थी कि ये सुबह सुबह रोजाना 5 बजे उठ के टहलने के लिए जाया करते थे। और जब टहलने के लिए जाया करते थे तो इनका टाइमिंग सब लोगों को पता था, उनकी पत्नी को पता था, बच्चों को पता था, उनके दुश्मन ही बोल सकते हैं, शैलेंद्र को भी पता था, शैलेंद्र सोनकर को भी। लेकिन शैलेंद्र सोनकर ने प्लान बहुत बनाया लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो शैलेंद्र सोनकर ने 6 महीने पहले एक बंदे, उसकी जो उसका ममेरा यानी मामा का लड़का था, उसका नाम था विकास सोनकर। विकास सोनकर से उसने कांटेक्ट किया और कहा कि तुमको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा वो देगा, लेकिन राजेश गौतम को किसी तरह से रास्ते से हटा दो और एक्सीडेंट का रूप दे दो। अब विकास सोनकर ने एक और उसका दोस्त था, उससे कांटेक्ट किया। जब उससे कांटेक्ट किया तो उसने हाँ भी बोल दिया और वो मौके पर आने के लिए भी तैयार हो गया। अब जब वो तैयार हो गया तो शैलेंद्र ने उसको 1.5 लाख रुपए दे दिए। अब जैसे ही विकास ने उस बंदे को, जो ड्राइवर था, उसको जब पैसे दिए तो 1.5 लाख रुपए लेकर भाग गया। इनका प्लान वहाँ पे चौपट हो गया। अब फिर इन्होंने सोचा कि अब किसी बीच में किसी तीसरे बंदे को नहीं रखते हैं, खुद ही काम करेंगे। अब ऐसे में ये लोग 4 नवंबर 2023 का दिन आया, ये लोग प्लान कर रहे थे। विकास सोनकर ने एक और बंदे को हायर किया, उसका नाम था सुमित कठेरिया। जब सुमित कठेरिया एक ड्राइवर था और विकास सोनकर का सिर्फ काम इतना था कि राजेश गौतम जब सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले तो उस सुमित कठेरिया को ये बताना है कि ये ही राजेश गौतम है, बस इतना उसका काम था। अब 4 नवंबर 2022 का दिन तय कर लिया गया। अब सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले राजेश गौतम। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, हो सकता है वीडियो लंबा बने, लेकिन नागिन कब, जो पत्नी होती है वो पत्नी कब नागिन का रूप धर लेती है, इसका अंदाज़ा आपको इसी कहानी में मिल जाएगा। अब जब राजेश गौतम सुबह सुबह निकले तो एक गाड़ी इको कार और दूसरी गाड़ी एक और वैगन आर, यानी 2 गाड़ी। तो इनको जो हादसा करना था वो करना था इको कार से, और वैगन आर जो गाड़ी थी उसमें शैलेंद्र भी आसपास ही घूम रहा था। लेकिन विकास सोनकर जो वैगन आर गाड़ी है उसमें बैठा हुआ था, और जो इको कार है उसको चला रहा था सुमित कठेरिया। अब जैसे ही उसने बता दिया कि यही राजेश गौतम है, सुमित कठेरिया ने
गाड़ी बढ़ाई और राजेश गौतम के ऊपर उनका एक्सीडेंट कर दिया और वो फरार हो गया। अब यहाँ वो फरार हो गया, आपको कहानी में सब कुछ समझ में आ रहा होगा, वो फरार हो गया, ठीक है। अब यहाँ भी जैसे ही पता चला कि यार एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, सब लोगों को पता चला, तो उनकी पत्नी भी आई। उनकी पत्नी ने बहुत ज़्यादा हंगामा किया, रोई गाई, बहुत सारी चीज़ें हुई। अब ऐसे में पुलिस ने भी शुरुआत में यही माना कि ये एक एक्सीडेंट है और ये सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले थे और किसी ने इनको एक्सीडेंट करके वो भाग गया। अब बात आई गई हो गई। 4 नवंबर 2023 को सुबह सुबह ये एक्सीडेंट हुआ। अब जो शैलेंद्र सोनकर और उनकी बीवी जिसका नाम उर्मिला, दोनों फिर भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए क्योंकि उनके रास्ते का जो कांटा था वो निकल गया। लेकिन जो राजेश गौतम थे, उनका भाई था छोटा, उनका भाई है छोटा, उसने डायरेक्ट एफआईआर दर्ज करवाई और उसने कहा कि उनके भाई का एक्सीडेंट नहीं हुआ है बल्कि उनकी हत्या करवाई गई है। अब ये एफआईआर दर्ज हो गई, किसी पे शक डाउट ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि उनका मर्डर करवाया गया है। अब ऐसे में पुलिस की ड्यूटी बनती है कि वो सही से छानबीन करे। वापस से उन्होंने छानबीन शुरू की तो उन्होंने मौके का मुआयना किया, मौका देखा कि कौन क्या हुआ था उस दिन, कहाँ पे गाड़ी थी, कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ। तो एक सीसीटीवी फुटेज उन्होंने देखा और सीसीटीवी फुटेज में उन्होंने देखा कि वैगन आर गाड़ी और इको कार दोनों एक ही जगह पर खड़ी है और जैसे ही राजेश गौतम उस रोड पर आए, इको कार वाला उसमें ये गाड़ी चढ़ा देता है। उसके बाद में इको कार का जो ड्राइवर होता है वो वैगन आर गाड़ी में बैठकर भाग जाता है। यानी यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हुई। राजेश गौतम के भाई ने एफआईआर दर्ज करवाई कि उनके भाई का एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि उनके भाई की हत्या हुई है। अब ऐसे में पुलिस की ड्यूटी बनती है कि वो सही से जांच पड़ताल करे। अब पुलिस ने जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल शुरू की तो जहां पर एक्सीडेंट हुआ उन्होंने मौके का मुआयना किया और वहाँ पर देखा कि भाई क्या क्या हुआ था, गाड़ी किधर से आई थी, कहाँ पे खड़ी थी, कितनी तेज़ थी। तो कोई सीसीटीवी फुटेज तो आसपास हो तो उसमें तुरंत पता चल जाता है। उन्होंने देखा कि एक सीसीटीवी कैमरा वहाँ पर लगा हुआ है। जब सीसीटीवी को उन्होंने खंगाला तो उसमें देखा कि जो इको कार की गाड़ी में जो ड्राइवर बैठा हुआ है वो पहले जो वैगन आर गाड़ी है उसी में बैठा हुआ था और उसी में से निकलकर वो इको कार में बैठा और इको कार में बैठने के बाद में जैसे ही राजेश गौतम आए रोड पर, जो दौड़ रहे थे वो मॉर्निंग वॉक पर थे, उस बंदे ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। अब यहाँ पर इतना क्लू मिला कि ये जो वैगन आर गाड़ी और ये दोनों खड़ी थी, चल नहीं रही थी, ये दोनों खड़ी थी और उसका ड्राइवर एक ही गाड़ी में बैठा हुआ था। उनको शंका, पुलिस को भी ये डाउट हो गया है कि हाँ ये हादसा नहीं बल्कि हत्या हुई है। उन्होंने फिर से जांच पड़ताल शुरू की और उनकी पत्नी से भी पूछा, उनका जो ठेकेदार था उससे भी पूछताछ हुई, लेकिन शैलेंद्र को उन्होंने बाद में बुलाया, पहले पत्नी से पूछताछ हुई। तो पत्नी, आपको मालूम है कि कलयुग की जो पत्नियां अगर नागिन बन जाती किस तरह का विकराल रूप रख लेती हैं। पुलिस को भी कंफ्यूज कर दिया पिंकी ने। अब जब पुलिस को कंफ्यूज कर दिया तो फिर पुलिस के पास में और भी ऑप्शन थे। पुलिस ने सीडीआर निकाला पिंकी का, यानी कॉल डिटेल जो रिकॉर्ड,
वो निकाला तो उसमें देखा कि पिछले 1 महीने में शैलेंद्र सोनकर और ये जो पिंकी है इसकी 400 बार से ज़्यादा बातचीत हुई है। और जिस दिन हादसा हुआ उस दिन लगभग 3 बजे से इनकी बातचीत हुई। अब जब 3 बजे से इनकी बातचीत हुई तो पुलिस को डाउट ही नहीं, कंफर्म हो गया कि कहीं ना कहीं दाल ही काली नहीं, दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। उन्होंने ये देखा कि सुबह 5 बजे के बाद में इनकी बातचीत हुई। उसके बाद में जब एक्सीडेंट का टाइमिंग हुआ, यानी एक्सीडेंट हुआ उसके बाद में बातचीत हुई। शैलेंद्र की, विकास सोनकर की, सबकी बातचीत हुई। तो उन्होंने फिर विकास सोनकर को भी उठाया जो उसमें आ रहा था, क्योंकि शैलेंद्र और ये तीनों ग्रुप में बातचीत कर रहे थे। तो विकास सोनकर को जब उठाया तो सबसे पहले मुंह उसी ने खोला। उसने कहा कि मुझे लालच दिया गया था और ये कहा गया था कि बहुत सारी प्रॉपर्टी आने वाली है, उसमें तुमको पार्टनर बनाया जाएगा और तुमको काम दिया जाएगा। जब ये बात बोल दी, मैंने पहले ही बोला कि इश्क में जब लालच होता है तो काहे का इश्क। जब शैलेंद्र को उठाया पुलिस ने तो शैलेंद्र भी टूट गया, क्योंकि उसकी जम के धुनाई हुई। वो आर्किटेक्ट तो था, जब जम के धुनाई हुई तो फिर उसने भी मुंह खोल दिया। उसने कहा कि ये जितना भी प्लान है पूरा राजेश गौतम की बीवी का ही है। राजेश गौतम की बीवी चाहती थी कि वो उसके साथ रहे, लेकिन वो अकेली नहीं आना चाहती थी, वो प्रॉपर्टी भी साथ में लाना चाहती थी। जब पिंकी से यानी राजेश गौतम की बीवी से बातचीत हुई तो राजेश गौतम की बीवी ने जो बातें बताई उसमें पुलिस के भी कान खड़े हो गए और पुलिस भी हक्का बक्का रह गई। उसने कहा कि उसने 3 से 4 बार राजेश गौतम को रास्ते से हटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो बच जाता था। उसने एक बार जहर दिया, एक बार पैसे भी दिए, क्योंकि शैलेंद्र सोनकर नहीं दे रहा था, पैसे पूरे पिंकी ही दे रही थी, लेकिन ये बच जाता था। जिस दिन हादसा हुआ उस दिन सुबह सुबह जब राजेश गौतम जाने लगे तो उनका जो 9 साल का बेटा है वो भी राजेश गौतम के साथ ही जाने वाला था, यानी उसकी भी मृत्यु निश्चित थी। लेकिन पिंकी ने उसको रोक दिया और बाथरूम में बंद कर दिया और उसको ये कहा, ये राजेश गौतम की जो बीवी है उनका बयान है। उन्होंने कहा कि वो जो लड़का था उसको बाथरूम में रोक दिया और उसके थोड़ी देर बाद ही विकास का फोन आया और उसने कहा कि एक्सीडेंट हो गया है। उसने राजेश गौतम की बीवी ने सिर्फ इतना ही पूछा, क्या एक्सीडेंट हो गया? उसने कहा हाँ हो गया। उसने कहा कि जितना जल्दी हो सके जैसे भी करो जल्दी करो। लेकिन ये राजेश गौतम की बीवी उर्मिला ने कहा विकास से और शैलेंद्र से। अब जब ये पूरा जो चिट्ठा था ये सामने आ गया तो फिर कुछ बचा ही नहीं। तीनों को पकड़, एक और जो सुमित कठेरिया जिसने एक्सीडेंट किया है उसकी भी लोकेशन जगह जगह पर जा रही है, अभी तक वो पकड़ाया नहीं है। जो कि मेन ड्राइवर है वो इटावा का रहने वाला है, इटावा में उसकी लोकेशन कहीं आ रही है, लेकिन वो पकड़ा जाएगा। अगर मेन पकड़े गए हैं शैलेंद्र सोनकर और राजेश वो उसकी गर्लफ्रेंड पिंकी, तो फिर सारे लोग पकड़े ही जाएंगे। 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया पुलिस ने। अब इस कहानी से आपको क्या सीखने के लिए मिलता है? आपने 29 मिनट की ये कहानी हो गई, लेकिन इस कहानी से आपको क्या सीखने के लिए मिला? अगर अब बताइए, क्या इश्क रहा, क्या प्रॉपर्टी रही, क्या पैसा बचा उनके पास? अब पूरी उम्र जेल में काटना है उनको। तो अगर उनको इश्क ही हुआ तो वो अलग भी हो सकते थे, आसानी से कानून का सहारा ले सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं। व्यक्ति का लालच उसी को खा जाता है। यहाँ पर 3 करोड़ रुपए का बीमा भी चाहिए था, 45 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी भी चाहिए थी उर्मिला को, और अब
कितने घर बर्बाद हुए। सुमित कठेरिया का भी घर बर्बाद ही मान लीजिए आप, विकास सोनकर का भी आप घर बर्बाद ही मान लीजिए, शैलेंद्र सोनकर का भी घर बर्बाद ही मान लीजिए, राजेश गौतम तो चले ही गए हैं, उनकी बीवी हवालात में रहेगी। सबसे बड़ा जहां पर असर हुआ वो है राजेश गौतम जी के बच्चे, वो अनाथ हो गए। दोस्तों लाइट चली गई है, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए। और अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी वैसा नॉलेज वैसा संस्कार नहीं दे सकती। खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।